हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको कक्षा 11th का सब्जेक्ट फिज़िक्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो सितंबर 2022 में हुआ था कराने जा रहा हूं। आइए करते हैं। इस पेपर के लिए आपको टोटल मार्क्स जो असाइन थे 40 थे और आपको 90 मिनट का टाइम दिया गया था। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी थे। क्वेश्चन नंबर जो 1 to 15 1 मार्क्स के थे और क्वेश्चन नंबर 16 to 18 यानी 3 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के थे। क्वेश्चन नंबर 19 to 21 जो थे 3 मार्क्स के थे और आपको लास्ट 22 23 जो 2 क्वेश्चन थे वे आपके 5 मार्क्स के थे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to 10 मार्क्स टिक ऑन दी करेक्ट आंसर। द ग्रेविटी कॉन्स्टेंट जी हैज़ यूनिट, यानी ग्रेविटी कॉन्स्टेंट जी की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, देखिए। मीटर पर सेकंड आपको पता है इसकी होती है, एक्सेलरेशन की होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके अंदर हमें पता है, देखिए जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी उसकी वैल्यू जो जी होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास होता है। तो फोर्स को किस में मापते हैं, फोर्स को मापते हैं न्यूटन के अंदर मापते हैं, और मास को किसके मापते हैं, के जी के। तो जी की जो यूनिट होती है यहाँ पे जो आपकी ग्रेविटी कांस्टेंट की एक तो वैल्यू होती है आपकी न्यूटन पर के जी, और न्यूटन क्या होता है आपको पता है, मीटर के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाई में क्या है, के जी है। तो यहाँ से भी वो वैसे ही पता, जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, हमारा आंसर होगा ए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल कोई भी रिलेटिव आ जाए, रिलेटिव वाली सभी क्या होती है आपकी डायमेंशनलेस होती है। तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन दिया है विस्कोसिटी, ये डायमेंशनलेस नहीं होती है। तो रिलेटिव मास जो है आपका इसके अंदर ये क्या होगा, डायमेंशनलेस वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी। तो डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी क्या होती है आपकी, एनर्जी हो वर्क हीट सभी का क्या होता है फोर्स गुना में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है mLT-2 होता है और S कितना होता है L होता है। तो क्या हो गया mL² T-2। तो राइट आंसर क्या हमारा mL² T-2, बी इज द राइट आंसर। बाउंसिंग बैक ऑफ ए बॉल इज एग्जाम्पल ऑफ, बाउंसिंग बैक एग्जाम्पल किसका है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है। इन्हें हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, हमें पता है आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव। तो राइट आंसर क्या है आपका, बी इज द राइट आंसर। तो मीन्स क्या है, पहला क्वेश्चन था आपका ग्रेविटी जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, रिलेटिव मास होती है। थर्ड क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है आपका एनर्जी का, वो क्या होता है mL² T-2 होता है, कि फोर्स आपकी जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एनर्जी होती है। और बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल के एग्जाम्पल इसका न्यूटन्स का थर्ड लॉ का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। अगर ऐसे पूछा जाए विच इज कंजर्वेटिव, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कैसे है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी, तो ये भी कितनी होगी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कारण यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है it मीन्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मीन्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है आपका आंसर क्या आएगा, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड ही होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो सेल्फ एडजस्टिंग जो आपका फोर्स होता है इसके अंदर कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, दिस इज ए सेल्फ एडजस्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर, तो प्रेशर हमें पता है, प्रेशर क्या होता है आपका, जो प्रेशर होता है ये होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। SI यूनिट क्या होती है, पास्कल। पास्कल इज द राइट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, विच लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ। तो रियल लॉ ऑफ मोशन कौन सा आपका, याद रखिए न्यूटन सेकंड लॉ जो है हमारा रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज करके क्या कर सकते हैं आप, फर्स्ट और थर्ड न्यूटन्स लॉ को हम इससे डिराइव कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, द पोजिशन टाइम इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है वी यू प्लस ए टी, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम है, तो ये रिलेशन कौन सा है, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। ये सेकंड वाला देखिए एस और टाइम है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक कांस्टेंट होता, तो ये कौन सा आपका, ये हमारा आंसर क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन है, यानी हमारा राइट आंसर क्या है, बी। ये जो यहाँ पे दिया गया है 2as, यहाँ पे देखिए ये पोजीशन, ये वेलोसिटी है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे पूछा गया था आपसे पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, तो हमारा आंसर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। नाउ 11 to 13 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की क्या होती है किलो वाट, किलो वाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। इसको अगर आपने कहा इस तरह लिख सकते हैं, किलो वाट, केवी, KW। नेक्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज। अगर मान लो कोई सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, दैट मीन्स क्या है, टोटल जो नेट फोर्स है ऑन बॉडी कितना होगा, 0। तो आंसर क्या होगा आपका, 0। 0 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 14-15, स्टेट whether the given statement are true or false. Maximum value of limiting friction is kinetic friction। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हमारा क्या है, यह राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल। तो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन जो हम बोलते हैं वन डायमेंशन, क्योंकि वन ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या आपका ट्रू है। तो आपका दोनों का आंसर क्या है, ट्रू इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, What are fundamental and derived unit? 16 to 18 ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 20 to 30 वर्ड्स में इसको आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, What are fundamental and derived unit? तो क्वेश्चन क्या है आपका, What are fundamental and derived unit? फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं। Those physical quantity which are independent to each other, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और इनकी जो यूनिट होती है एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी हमारी, मास है, लेंथ है एंड टाइम है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, बिल्कुल सेपरेट है, और इनकी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ये 3 है, मास है, लेंथ है, यानी आपका क्या है यहाँ पे मास, ये लेंथ, time. These are the fundamental quantities and their units are fundamental units. Derived quantities which are derived from fundamental quantities, उन्हें हम कहते हैं derived quantities. And their units are called derived units. जैसे कि आपकी वेलोसिटी है, फोर्स है, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं मीटर के अंदर और टाइम को मापते हैं सेकंड के अंदर। तो जो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी जो है यूनिट है, जिसकी यूनिट किससे निकाली गई है, 2 फंडामेंटल L और T का यूज़ करके आपने इसको निकाला है। तो ये क्वेश्चन था आपका, व्हाट आर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ 17 क्वेश्चन, डिराइव एस वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की सेकंड इक्वेशन है। इसको आपको डिराइव करना है। इसको 2 तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं, आइए करते हैं। द फर्स्ट मेथड है, वी नो दैट
वेलोसिटी यानी फर्स्ट इक्वेशन जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे हमें पता है जो हमारा s क्या होता है, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है एवरेज होती है, और एवरेज क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी जमा फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यहाँ पे आपने एवरेज की वैल्यू रख दी है u प्लस वी बाई 2 टी। v क्या था, यहाँ से v की वैल्यू रखने पर u प्लस ए टी, तो ये कितना होगा u प्लस यू 2u प्लस ए टी बाई 2। आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट गया, 2 ये u और बाकी था यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट मेथड था, इसका यूज़ करके आप क्या इक्वेशन को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं कहा गया है कि आपको इक्वेशन निकालनी है कैलकुलस मेथड से या सिंपल मेथड से। ये था आपका सिंपल मेथड था। क्या किया, एस इक्वल टू वी एवरेज टी लिया, एवरेज होता है u प्लस वी बाई 2, वी की वैल्यू उठा के रख दी है, और यहाँ पे आपका जब इसको सिंप्लीफाई किया आपको मिल गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ सेकंड मेथड है कैलकुलस मेथड, ये भी कराता हूँ साथ में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कैलकुलस मेथड तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन मेथड से। हम वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किस तरह लिखते हैं, v लिखते हैं dx बाई dt लिखते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx कितना हो गया, v इंटू डी टी। v क्या था हमारा, पीछे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की, u प्लस ए टी को इसके अंदर रख दिया, तो ये इक्वेशन हो गया आपकी dx इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी। सेपरेट किया, dx हो गया u डी टी प्लस ए टी डी टी, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम लिमिट लगाएंगे, जब टाइम 0 था हम मानते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया s हो गया। तो इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट किया और लिमिट लगा दी, dx की 0 से s, यहाँ पे टाइम की 0 से t, u डी टी प्लस में 0 t ए टी डी टी। अब यहाँ पे जो है आपका, या साइड में निकाल के दिखा भी सकते हैं, dx का जो आपका dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x होता है। ये कितना हो गया, x हो गया। यहाँ पे जो आपका u dt, तो u तो कांस्टेंट था बाहर निकल गया, तो dt का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ कितना हो गया आपका, ये t हो गया। और जो तीसरे वाला है यहाँ पे आपका जो t dt बताया था आपको, अगर मान लो पावर जो है अलजेब्रिक फंक्शन हो एक जोड़ दिया उतना ही बटे में आ गया टी स्क्वायर बाई 2। तो हमारा यहाँ पे जो आपका dt का इंटीग्रेट t आ गया, लिमिट लग गई 0 से t, एक कांस्टेंट बार था तो t का हो गया टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग गई है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर क्या x की जगह आपने s रखा, देखिए आपने क्या किया, x एक पर s रखा, s माइनस 0, फिर क्या बराबर में u t अपर लिमिट माइनस 0, a बाई 2 बाहर हो गया, तो t की एक बार अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस 0, तो आपका क्या मिल गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कौन सा मेथड है, बाई कैलकुलस मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। तो पेपर में अगर आपसे बिना मेथड पूछते हैं आप कोई भी तरीका अपना के इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टॉर्क related to force, also mention it as SI unit। तो क्या है टॉर्क, तो टॉर्क क्या है आपका, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन। यानी टॉर्क क्या होता है, जिसे आप लीनियर मोशन फोर्स कहते हैं, रोटेशन में उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क क्या होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस एफ। सिंबल क्या, इसको टो से दिखाते हैं, ये सिंबल इसका टो, वही क्या होता है आर क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ क्या फोर्स है, इसको पूरा लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, यानी क्या यूनिट वेक्टर है। फिर आपसे पूछा गया है आल्सो मेंशन इट्स एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हुई, फोर्स को मापते हैं न्यूटन के अंदर, आर को मीटर में, न्यूटन मीटर, और टॉर्क क्या है, ये जो पार्ट किसके लिए है, ये वर्क के लिए, तो और जूल भी कह सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, जो वर्क का होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश ए लॉन रोलर देन टू पुल इट। किसी लॉन रोलर को पुश करना है, धकेलना डिफ़िकल्ट होता है बजाय इसको खींचने के, क्यों। देखिए, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश ए लॉन रोलर देन टू पुश इट।
मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए। फर्स्ट डायग्राम की आपका रोलर हो गया, इसका इस तरह से व्यू है। सेकंड वाला ये भी रोलर है, यहाँ पे पुलिंग दिखा है, ये फोर्स मैंने लगाया, इसको पुल किया तो आपका देखिए यहाँ पे जो रोलर का वेट हो डाउनवर्ड W है, और यहाँ पे जो फोर्स आपने ये लगाया है हॉरिजॉन्टल, इसके एंगल के थीटा है। तो फोर्स को दो कंपोनेंट में हम रिजोल्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एलोंग होता है हमेशा F cos थीटा, और परपेंडिकुलर कितना होता है F sin थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार इन पुशिंग के अंदर हमने इसको पुश किया, धकेला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो यहाँ पे वेट भी आपका नीचे की तरफ है, और जब आपने ये थीटा तो ये भी थीटा है, तो आपको फोर्स को जब रिजोल्व किया तो थीटे की डायरेक्शन में क्या होता है F cos थीटा, और ये क्या हो गया F sin थीटा, इसके परपेंडिकुलर हो गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका देखो जो डाउनवर्ड वेट और जो F sin कंपोनेंट दोनों क्या है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम, इसके माध्यम से आप प्रूव कर सकते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश ए लॉन रोलर देन टू पुल इट। यानी मैंने यहाँ क्या दिखाया, देखिए हमने क्या माना है, हमने एक रोलर मान लिया जिसका वेट कितना था, W था, और इसको पुल और पुश कर सकते, एक फोर्स लगाया F जो थीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। हमने रिजोल्व किया कंपोनेंट को, ये जो मैंने आपको यहीं पे दिखाया है कि आपका F वी गेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा। तो फर्स्ट केस लिया पुलिंग का, तो पुलिंग के अंदर क्या है, इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इफेक्टिव जो वेट है आपका क्या, W माइनस में F sin थीटा, यानी W में से क्या किया, इसको कम किया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थी, यानी हमारा इफेक्टिव वेट जो है आपका वो कितना है, आपका है W माइनस F sin थीटा। इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स क्या है, वो F cos थीटा है। इट मेक्स द रोलर टू मूव फॉरवर्ड। ये जो आपका कंपोनेंट है F cos थीटा, ये रोलर को फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड में पुशिंग के अंदर देख रहे हैं, तो देखिए आपका जो टोटल जो आपका इफेक्टिव वेट है, अब इफेक्टिव वेट कितना हो गया आपका, इफेक्टिव वेट हो गया W प्लस F sin थीटा, क्योंकि इसका F कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो भी नीचे तरफ, वेट भी है तो बढ़ गया है। और इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, F cos थीटा। इसका मतलब ये देखो, ये क्वांटिटी ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है इन केस ऑफ पुलिंग। सो फ्रॉम डायग्राम ड्यू टू फ्रिक्शन, हमें पता है फ्रिक्शन क्या कहता है कि जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेट, इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर इज लेस, लेस किसके अंदर है, लेस इन पुलिंग के अंदर है देन इन पुशिंग, हेंस लेसर फोर्स इज रिक्वायर इन पुलिंग। सो इसलिए इजी है पुल करना ला रोलर को देन टू पुश इट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो टर्म यूज होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होती है, आइए करते हैं। देखिए क्या होता है, आपको जो हम किसी ऑब्जेक्ट को, आपके दो ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट ओनली, टू टाइप का प्रोजेक्शन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जब हम ऑब्जेक्ट को सामने की तरफ किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, और सेकंड क्या है, एंगुलर प्रोजेक्शन, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल के ऊपर क्या है इसको हम हॉरिजॉन्टल के थ्रो करते हैं और ओनली ग्रेविटी इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। तो टोटल फर्स्ट टर्म क्या है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू दैट पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल जस्ट रीच ऑन द ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, यहाँ से लेके इस पॉइंट, लेट मान लीजिए पॉइंट क्या आपका C पॉइंट है, O से C तक जो टोटल टाइम लिया है ऑब्जेक्ट ने, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसी तरह यहाँ से क्या एंगुलर प्रोजेक्शन में, यहाँ O से यहाँ तक आपका जो इस पॉइंट C तक इसने जो टाइम लिया है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, यानी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू टचिंग द ग्राउंड, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो होता है उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2h/g का स्क्वायर रूट होता है। फॉर एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए क्या होता है 2u sin θ/g होता है, ये इसकी वैल्यू है। सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो केस होता है एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं। ये आपका एंगुलर प्रोजेक्शन है। तो देखिए जब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से u वेलोसिटी थ्रो किया, तो ये जो मैक्सिमम हाइट पे जाके, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस हाइट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये क्या है आपकी, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट प्रोजेक्शन कॉल्ड मैक्सिमम
हाइट। तो जब आपने प्रोजेक्ट किया एंगुलर प्रोजेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को, उसने मैक्सिमम जो हाइट गेन की, मैक्सिमम जो ये हाइट गेन की, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और ये क्या होती है आपके एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर, ये होती है एच से सिंबल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होती है। थर्ड टर्म पूछी गई है आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज, जैसे कि इसका नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज। चाहे प्रोजेक्शन कोई भी हो, आपका एंगुलर हो या आपका हॉरिजॉन्टल हो, जब टोटल जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, ये डिस्टेंस जैसे ओ से ये आपका डिस्टेंस ओ सी, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसी तरह एंगुलर में क्या हुआ आपका ओ सी, यानी आपका ओ से सी तक, यानी जब प्रोजेक्ट किया और जब ऑब्जेक्ट टकराया ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते आर से। हॉरिजॉन्टल रेंज में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आर की वैल्यू होती है यू 2h/g का स्क्वायर रूट, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे एंगुलर प्रोजेक्शन में ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेट टॉर्क एंगुलर मोमेंटम डिफाइन सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे आपको टॉर्क को और मोमेंटम को रिलेट करना है और सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना है। तो क्या है रिलेट टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पता है जो आपका जिस प्रकार न्यूटन सेकंड लॉ क्या देता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको क्या देता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या देता है, फोर्स देता है आपको। इसी प्रकार क्या है, यही फोर्स रोटेशनल मोशन में टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यही रिलेशन भी इसके बीच में, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। तो रिलेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, टॉर्क या इसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कैसे दिखाते हैं, dl/dt, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आपका। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या देता है आपको, टॉर्क देता है। सेकंड जो पूछा आपसे डिफाइन पूछी गई, डेफिनेशन पूछी गई सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड ऑफ ए बॉडी वेयर होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ये आपका इतना ही आपको इसका आंसर देना था, यहाँ पे डिफाइन करना था। डिफाइन क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो क्या है, वो पॉइंट चाहे वो बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जहाँ हम ये मान लेते हैं कि सारा मास बॉडी का उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, डिफाइन फोर्स कांस्टेंट। 22 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और ऑप्शन है। इसका मतलब ये है आपके पास चॉइस है, या तो आप ये फर्स्ट वाला पार्ट कर दीजिए, ये क्या है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग और डिफाइन फोर्स कांस्टेंट, या सेकंड वाला पार्ट कर दीजिए, डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। आइए करते हैं। क्वेश्चन है derive expression for potential energy and potential energy of spring define force constant। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्या मान लेते हैं इसके अंदर, कंसीडर कर लेते हैं एक स्प्रिंग मान लेते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है, और वो वन एंड क्या है, इस पॉइंट पे कनेक्टेड टू ए फिक्स रिजिड स्पॉट, अदर एंड क्या है, फ्री है। उसके सेकंड एंड पे क्या आपने एक मास जो है, जिसका मास है, इसको अटैच कर दिया है, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है। रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपके एक्सटेंशन के होता है। अगर आप इसको इस तरफ खींचेंगे तो आप पाएंगे आपको एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता दिखाई देता है। तो हमारा जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, लेकिन आपको कैसा फील होता है कि फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये खिंचावट महसूस होती है। नाउ इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पे एक कांस्टेंट आ गया, इसको बोलते हैं के, इसके कोई कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन लिखा है क्या इंडिकेट करता है, फोर्स हमेशा ऑलवेज टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, मीन की तरफ यहाँ पे होती है आपकी जो है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 4 डायग्राम बनाए हैं, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट के अंदर क्या है, ये आपका स्प्रिंग लेस को यहाँ पे आपने
फिक्स कर दिया है, यहाँ पे मास ही अटैच्ड है। अब इसको मास को क्या हल्का सा मैंने क्या किया, दाईं तरफ इसको पुल किया, यानी एक्सटेंशन कितनी x की। तो हमारा जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, x के था। F इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया है। इसके बाद क्या है, अगर आपको थोड़ा सा और हल्का सा पुल करेंगे, मान लो डेल x करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर स्मॉल एक्सटेंशन स्मॉल वर्क डन, यही हमें निकालना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच स्प्रिंग फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, F डॉट dx। अब फोर्स क्या था हमारा, माइनस के एक्स था। पीछे डॉट क्यों लगाई, डॉट यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क, नेगेटिव साइन क्यों लिया है, बिकॉज आप फोर्स लगा रहे इधर और आपका जो यानी इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी ये कितना होता है 180। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर आप चाहे लिख भी सकते हैं F dx cos 180। और cos 180 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। तो ये माइनस हो गया, माइनस F dx। फोर्स की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, माइनस के एक्स। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कितना आ गया, टोटल वर्क डन आपका के एक्स डी एक्स हो गया है। अब हमें तो टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन क्या है, मान लो हमने इसको क्या किया है, एक्सटेंड किया है, 0 से x तक एक्सटेंड किया है। तो लिमिट लग गई इंटीग्रेशन 0 से x के एक्स डी एक्स। अभी पीछे भी बताया था आपको, इंटीग्रेशन जो होगा आपका x की पावर कितनी है 1 है, dx कितना होगा हमें पता है, इसकी पावर में 1 जोड़ दीजिए, उतना इसको बटे में ले जाइए, पल्स में c होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। आप अगर लिमिट लगाओ 0 से x, तो यहाँ पे आप रखेंगे तब भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट लग गई आपकी 0 से x। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट होगी ये, और फिर क्या लिखेंगे लोअर, तो 0 होना, कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका कितना आ गया, वर्क डन हो गया के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया है। यानी यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया है। टोटल अमाउंट वर्क डन क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से x डी एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका कितना हो गया, हमें पता पावर 1 थी, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसमें यहाँ पे क्या है, लिमिट लग गई 0 से x। एक बार अपर लिमिट रखी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट मैंने यहाँ रख दिया है। कितना आ गया आपका, के एक्स स्क्वायर बाई 2। दिस वर्क डन आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अमाउंट वर्क डन इज स्टोर, इसी वर्क डन को क्या करेंगे, हम मान लेंगे स्टोर एज ए स्प्रिंग के अंदर से जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, इसको सिंबल जो होता है यू से दिखाते हैं। तो कितनी आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा जाएगा, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली आपकी एफ क्या होता है, माइनस के एक्स। अगर x की वैल्यू कितनी मान ले, हम 1 मान लेते हैं, तो न्यूमेरिकली जो k किसके बराबर आ जाएगा, f के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 देन f इक्वल टू माइनस के। तो स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू दी फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह आपको इसको करना था। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है आपका, डिस्कस दी इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, derive the expression for the velocities of body after collision। आपकी मर्जी थी, आप कौन सा एक पार्ट कर सकते थे अगर, लेकिन अगर आपको फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो आप सेकंड वाला ये पार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या था, आपको अंदर इलास्टिक कोलिजन को पढ़ना था 1 डायमेंशन के अंदर, और एक्सप्रेशन निकालना था वेलोसिटी के लिए। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन इन विच आपकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है आपका, दोनों क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो आइए निकालते हैं एक्सप्रेशन हमारा। इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या है, 2 मासेज दिए गए हैं। मान लीजिए कंसीडर 2 मासेज m1 एंड m2 आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2 एंड कंटिन्यू टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। ये आपको डायग्राम दिएगा। मान लीजिए m1 m2 2 मासेज है, दोनों m1 की वेलोसिटी u1 है, m2 की u2 है। दोनों क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बिफोर कोलिजन, आफ्टर सम टाइम, एट पॉइंट ऑफ कोलिजन, ये टकराते हैं। टकराने के बाद क्या है, उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है, m2 की v2 आफ्टर कोलिजन।
तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है, कोलिजन के अंदर, इलास्टिक कोलिजन के अंदर मैंने बताया आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। पहला क्या है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, और सेकंड क्या थी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। यानी एनर्जी और मोमेंटम यही आपको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, m1u1 क्या है, फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम है, m2u2 क्या, सेकेंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम है। तो बिफोर कोलिजन क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, m1u1 जमा m2u2 है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1v1 जमा m2v2। यही तो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, बिफोर एंड आफ्टर टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको ये इस तरह से आपको रखना है कि वन वाली टर्म एक साथ आ जाए। m1u1 इस इधर से आप m1v1 को इधर ले आए हैं, माइनस हो गया, और m2u2 को दाई तरफ ले गए हैं। m1 को बाहर निकाल लिया, या u1 माइनस v1 और m2v2 माइनस u2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, इसका भी यूज़ करेंगे निकालने के लिए वेलोसिटी। सेकंड क्या बताई थी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ये लेना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। तो बिफोर कोलिजन जो फर्स्ट मासिस था उसकी वेलोसिटी u1 थी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1u1², और सेकंड की हाफ m2u2²। ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या रहेगी, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, हाफ m1v1² प्लस में हाफ m2v2², दोनों पार्ट क्या है, बराबर होंगे। ये लेफ्ट वाला और राइट वाला बराबर है, कांस्टेंट है। यही कंडीशन है इलास्टिक कोलिजन की। यहाँ से भी देखिए हमने क्या किया, बेटा दो काट दिया है। जैसे फर्स्ट लीनियर मोमेंटम में वन वाली टर्म इकट्ठी की थी, यहाँ पे वैसे ही करना है। m1u1² इस m1v1² को इधर ले आए, और m2u2² को दाई तरफ ले गए, क्योंकि हमें डेरिवेशन करनी है इजी के लिए। अब यहाँ पे m1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे m2 निकाल लिया, तो ये बन गया u1² माइनस v1², यहाँ पे v2² u2²। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। हमने क्या करना है, इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है, v1 v2 निकालनी है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए m1 से m1 कट गया, इधर m2 से ये कट गया। अब हमें ये पता है, एक आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a² माइनस b² क्या होती है, a जमा b इंटू a माइनस b। इसी का यूज़ किया तो हमने क्या लिख दिया, u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। सिमिलरली यहाँ पे v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। और नीचे क्या था आपका, ये वाली टर्म इससे काट दी, तो क्या बचा आपका u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। यहाँ से क्या निकाल लिया, v1 निकाल लिया, बाकी टर्म को दाई तरफ ले गए। तो v1 क्या आ गया आपका, v2 प्लस u2 माइनस u1। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इसी तरह अगर आपको v2 निकालना होता तो v2 क्या होता, u1 प्लस v1 माइनस u2। ये होगी फोर्थ इक्वेशन। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी m1u1 माइनस v1 m2v2 माइनस u2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसके अंदर क्या करना है, आपको वैल्यू रख देनी, किसकी, v2 की। यानी वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1 रख दी है। ये देखिए m1u1 माइनस v1 एज इट इज़। ये देखो m2 इस v2 की, यहाँ v2 की जगह क्या रख दिया, u1 प्लस v1 माइनस u2। कहाँ से, यहाँ से उठा के रखने के बाद देखिए आपने क्या रखा, ये खोल दी ब्रैकेट m1u1 माइनस m1v1, इधर भी आपने ओपन कर दिया m2u1 m2v1 m2u2। और ये देखो ना आपकी यहाँ पे भी क्या थी, m2 दो थे आपके, तो क्या माइनस का 2m2u2 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से हमने क्या किया, टर्म बिल्कुल वही पीछे वाला तरीका किया है। यहाँ देखिए इधर लेके आए आपकी v1 वाली टर्म, एक तो यहाँ पे, कहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे देखो, ये है m2v2, यहाँ पे क्या m1v1। इसको क्या किया, इस टर्म को मैं दूसरी तरफ लेके गया, आपको इसको रीअरेंज किया। देखिए ये हो गया m1u1 m1v1, इधर आ गया आपका m2v2 जहाँ रख दिया आपने, क्या रखा है u1 v1 u2, और ये हो गया माइनस में u2। तो यहाँ पे हो गया आपका m2, चलो बाहर ही रख लेते हैं, आ गया आपका u1, ये हो गया v1, ये माइनस में 2u2 हो गया है। इधर लेगा खोल दीजिए m2u1 m2v1 और ये 2m2u2, ये आ गया आपका। देखिए यहाँ पे अब हमें तो निकालना है क्या, हमें तो v1 निकालना है। तो v1 यहाँ पे भी है, तो क्या करे, इस टर्म को पॉजिटिव, ये इधर भी नेगेटिव, इसको इधर ले जाता हूँ। तो इधर लेके जाऊँगा तो देखिए आपका
इधर क्या था, ये m2v1 था, इसको इधर लेके जाऊँ कितना आ जाएगा, ये m1v1। यानी ये जो टर्म आपकी है इकट्ठी कर ली है v1 वाली। बाकी इधर क्या बचा आपका, इधर था आपका m1u1। अब m1u1 ये वाली टर्म इधर आएगी आपकी, क्या आ गया माइनस में m2u1। और कौन सी टर्म है, एक ये वाली नेगेटिव इधर आए कितने, जमा का 2m2u2। यानी ये आपका इस तरह से चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ इधर लिख दूँ इसको, तो ये कितना है m1 प्लस m2, ये क्या हो गया आपका v1 हो गया। और दाई तरफ इसको इधर रख लेता हूँ। ये देखो टर्म अगर आप देखेंगे तो इसमें u1 कांस्टेंट है, तो अंदर क्या रहेगा आपका m1 माइनस m2 जमा में 2m2u2, इस तरह आ गया आपका। हमें निकालना है क्या, हमें तो v1 निकालना है, ये v1 निकालना। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो v1 क्या आ गया आपका m1 माइनस m2, यानी मासिस का देखो डिफरेंस है। और ये नीचे आ गया मासिस का सम आ गया, ये आ गया आपका इधर u1। और इसी तरह ये भी 2m2u2 और नीचे कितना आ गया आपका सेम मासिस का सम आ गया। तो देखिए बिल्कुल सेम आपका ये क्या आ गया, v1 आ गया मासिस का डिफरेंस बटे मासिस का सम u1 प्लस में 2m2u2 m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी निकल गई v1। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम क्या है सेकंड की निकाल सकते हैं। यानी हमें पता था v2 क्या था u1 माइनस u2 v1 मिल गया। v1 की वैल्यू अगर हम उठा के ये जो निकाला है यहाँ रख देंगे इसके अंदर, तो आपको सेकंड मिल जाएगी। या बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करके फर्स्ट की तरह जैसे यहाँ पे मैंने किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, उस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर v2 की वैल्यू रखी। अगर आप v1 की रखते तो आपको v2 की मिल जाती। अब मान लो एक तरीका ये है, एक तरीका यहाँ पे है। v1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे v2 u2 v1 की वैल्यू कहाँ रख दिया आपने, ये जो मान आया था आपका उठा के इसको इसके अंदर रख दिया है। तो यह कितना हो गया आपका u1 माइनस u2, ये आपका यहाँ पे कितना है u1 है। यहाँ इसको खोल लेंगे, देखिए यहाँ पे u1 वाली टर्म इकट्ठी की है, u1 बाहर निकाल लिया, तो 1 प्लस में ये देखो मासिस का डिफरेंस मासिस का सम। इसी तरह यहाँ पे u2 कॉमन निकाल लिया, 2m2 m1 प्लस m2 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया m1 प्लस m2, तो कितना आ गया m1 जमा m2 प्लस m1 माइनस m2, m2 से m2 कट गया। और इधर क्या आपका ये देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे 2m2 माइनस m1 माइनस m2, तो 2m2 से एक m2 कम होगा तो कितना m2 माइनस m1। तो जो आपकी वैल्यू देखेंगे देखिए आ गया आपका 2m1u1 m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2, ये कितना आ गया आपका वेलोसिटी आ गई आपकी जो है। तो यहाँ पे ये टर्म आएगी u2, ये है u2। इस तरह से आपको वेलोसिटी निकालनी थी। या अगर आपको कोई समस्या तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते थे। जैसे v1 आ गया, देखिए आपका ये जो आपने v1 निकाला है तो v2 क्या है, बस वह उल्टा कर दीजिए। ये क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे जो है v2 जब निकालेंगे तो उल्टा कर देना है। यानी जैसे मैंने यहाँ देखिए कितना किया है m2 माइनस m1, तो ये कितना हो गया आपका m2 माइनस m1। और नीचे का सेम बिल्कुल देखो मासिस का सम है, u1 की क्या आ जाएगा u2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 2, ये m1 है क्या हो जाएगा m1 आ जाएगा, u2 है कितना हो जाएगा u1 आ जाएगा। यानी जो वैल्यूज़ है बस हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। इस तरह से आप वेलोसिटी 2 निकाल पाएंगे। तो इस तरह एक्सप्रेशन था जिसके अंदर के इलास्टिक कोलिजन में आपको वेलोसिटी निकालनी थी आफ्टर कोलिजन। नाउ 23rd क्वेश्चन, डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाई शॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स। इसमें बिल्कुल वैसा ही दिया गया, 2 ऑप्शन दिए गए, आप कोई भी कर सकते हैं। इसका अदर पार्ट है डिस्कस लॉ ऑफ फ्रिक्शन, हाउ कैन यू रिड्यूस फ्रिक्शन। फर्स्ट पार्ट करते हैं डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम जीरो देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि कांस्टेंट। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है आपका, फोर्स क्या होता है dp/dt। और ये अगर मान लीजिए फोर्स जीरो, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कहता है, अगर ये फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो dy/dt कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब p क्या है कांस्टेंट। हमें पता है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है dt, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है जीरो होता है। अगर जीरो है यहाँ पे, अगर dp/dt जीरो, दैट मीन p कांस्टेंट। p क्या है लीनियर मोमेंटम।
तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दैट इज़ अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। सेकंड पार्ट क्या था, वाई शॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन द व्हीकल्स। हम शॉकर क्यों प्रोवाइड कराते हैं व्हीकल के अंदर। आपने देखा होगा सभी व्हीकल से, बाईसाइकिल, अच्छा ये आपकी बाइक हो, कार हो, हैवी व्हीकल हो, सभी के अंदर शॉकर दिए जाते हैं। शॉकर क्या करते हैं आपका, ये एक्सटेंड कर देते हैं जर्क टाइम को, इंटरवल को, जिसकी वजह से क्या है मोमेंटम रेट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पैसेंजर आर सब्जेक्टेड टू लेस फोर्स ड्यूरिंग दी जोल्ट। झटका लगता है तो कम फोर्स लगता है, इसलिए क्या है शॉकर आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, स्कूटर लाइक व्हीकल्स। ये आपको पता है जो आपका इम्पल्स होता है, इम्पल्स क्या होता है, जो आपका इम्पल्स होता है वो क्या होता है, एफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एफ इंटू डेल टी क्या होता है, यही तो आता है आपका चेंज इन लीनियर, ये इम्पल्स। तो इम्पल्स अगर हमारा टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या है झटका कम लगता है। तो शॉकर्स आर प्रोवाइड इन व्हीकल्स टू एक्सटेंड जर्क टाइम इंटरवल, सो मोमेंटम रेट स्लो डाउन हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है और फोर्स जो है वो घट जाता है। इसी क्वेश्चन का जो अदर पार्ट वो क्या है, डिस्कस लॉ ऑफ फ्रिक्शन। हाउ कैन यू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन लिखने, फ्रिक्शन पता है आपको, अप्लाइड फोर्स के अपोजिंग में जो फोर्स कम्स इन टू प्ले उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जो अपोज करता है मोशन का। तो इसके लॉ जो हो क्या है, इसके लॉ फर्स्ट लॉ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द फोर्स, अपोजिट ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। सेकंड, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। और जब इसको हटाते जो कांस्टेंट आता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो म्यू क्या यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। थर्ड लॉ कहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस और दिस बॉडी मूव्स, यानी जिस सरफेस के ऊपर बॉडी मूव करती है उस सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। सरफेस स्मूथ है तो कम फ्रिक्शन, सरफेस रफ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन सेम। जब तक आर सेम रहता है तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें सेकंड पूछा गया था आपसे हाउ कैन यू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या तरीके यूज़ करते हैं, फर्स्ट बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ, सरफेस स्मूथ बनाएंगे फ्रिक्शन कम लगेगा। बाय यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स यानी ऑयल ग्रीस यूज़ करके क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बाय चेंजिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, बॉल बेयरिंग यूज़ कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर मटेरियल्स ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। आप एक अच्छी प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट करके भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये था आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर 2022 सितंबर का जो आपसे पूछा गया था।